Assalamu alaikum, students. As we have discussed earlier, that classification of the fish or the chordates is very complex and it is revised many times. So listen it very carefully because I am delivering this lecture directly from your book, and as I hadn't prepared any PowerPoint presentation for this, so come to the main point. जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास क्रेनिएटा है, जिसको हम लोग सब फाइलम का एक लेवल देते हैं या सब फाइलम के इसको दर्जे पे रखते हैं, तो क्रेनिएटा को हम लोगों ने दो इंफ्राफाइलम्स ने डिवाइड किया। एक इंफ्राफाइलम है हाइप्रोट्रीटी और सेकंड इंफ्राफाइलम है हमारे पास वर्टिब्रेटा। जो हाइप्रोट्रीटी है, इसके अंदर क्लास मिक्सिनी आती है, जिसके अंदर हम लोग हैग फिशेस को प्लेस करते हैं। और हैग फिशेस जो हैं, इनको हम कॉमनली स्लाइम ईल्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास मिक्सा वर्ड जो है ग्रीक में, इसका मतलब स्लाइम है। कुछ 20 स्पीशीज हैं और कुछ 4 जेनरा हैं। स्पीशीज का नंबर जो है डिफरेंट बुक्स में वेरी करता है। जैसे आप ये हिकमैन वाली बुक में अगर देखें तो यहाँ पे इसकी स्पीशीज जो हैं उनको ज्यादा बताया गया है। जैसे आप ये देख लें कि हमारे पास यहाँ पे बता रहा है कि तकरीबन 70 स्पीशीज हैं हैग फिशेस की। ठीक है, नंबर से आपने परेशान नहीं होना, ये कंफ्यूजिंग होता है। डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट सोर्सेज यूज किए होते हैं, उन सोर्सेज की वजह से नंबर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो वैसे जब हम कभी किसी पेपर में, किसी रिसर्च में यूज करते हैं तो मोस्ट रिसेंट नंबर यूज करते हैं। तो आप किसी भी वेबसाइट से जहाँ पे फिश का डाटा प्लेस किया गया हो, वहां से इसका मोस्ट रिसेंट नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि फिश के जो हैग फिश हैं के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहली बात यह है कि इनके अंदर कार्टिलेजिनस बार्स हैं, ठीक है, जो कि ब्रेन को कवर कर रहे हैं एक फाइब्रस शीथ से। ठीक है, और इसी तरह से इनके अंदर वर्टिब्री नहीं है, और इनमें नोटोकॉर्ड जो है वो रिटेन रहती है एज अ मेन सपोर्ट। ठीक है, आमतौर पे जब हम लोगों ने कॉर्डेट्स की बात की थी, तो कॉर्डेट्स में जो सब फाइलम्स हमने डिस्कस किए थे, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और क्रेनिएटा, तो वहां पे हमने ये बात की थी कि जो कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड को कुछ वर्टिब्रेट, कुछ कॉर्डेट्स के ग्रुप्स में नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाती है बोन या कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से, जैसे कि हम में वर्टिब्रल कॉलम है। लेकिन जब हम हैग फिशेस की बात कर रहे हैं, तो हैग फिशेस के अंदर नोटोकॉर्ड ही रिटेन रहती है एज अ मेन स्ट्रक्चर, इसको कोई भी बोनी या कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर रिप्लेस नहीं करता। 4 पेयर्स हैं सेंसरी टेंटिकल्स के, जो माउथ को सराउंड कर रहे हैं, और इनमें जो लेटरल और जो वेंट्रल पोजीशंस हैं, वहां पे स्लाइम ग्लैंड्स होती हैं, जो कि हमारे पास काफी ज्यादा अमाउंट्स में स्लाइम प्रोड्यूस करती हैं, जिनको बहुत ज्यादा स्लिपरी बना देता है और इनको होल्ड करना बहुत ही टफ है। हैग फिशेस जो हैं, ये कोल्ड में वाटर जो है, स्पेसिफिकली मेरीन वाटर, क्योंकि सिर्फ मेरीन फिशेस ही हैं, मेरीन हैबिटेट में ही मिलती हैं, फ्रेश वाटर में नहीं मिलती हैं, और नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर्स में मिल रही हैं। और ज्यादातर जोलॉजिस्ट जो हैं ये कंसीडर करते हैं कि ये सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है क्रेनिएट्स का। और हैग फिशेस जो हैं खुद को बरेड रखती हैं सैंड में या मड के अंदर। ठीक है, और ये सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स पे, या जो हमारे पास जो डेड या डाइंग फिश हैं उनके ऊपर फीड करती हैं, स्कैवेंजर हैं। ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स फीड करती हैं, मुर्दाखोर इनको कहा जा सकता है। जब हैग फिश जो है कुछ सूटेबल फिश मिल जाती है, तो इसकी बॉडी में एंटर होते हैं, उसके इंटरनल कंटेंट्स को खा लेते हैं, और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो स्किन या बोन्स रह जाती हैं। और यहाँ पे आगे बताया गया कि जो एंगलर्स हैं, जो कि फिश को कैप्चर करते हैं, उनके साथ बड़ा अक्सर प्रॉब्लम होता है कि ये उनकी जो हुक्स हैं उनको इंगल्फ कर लेती हैं, और उनसे जान छुड़ाने के चक्कर में फिर उनको एंगलर्स को अपनी हुक्स काटनी पड़ती हैं और नई हुक्स लगानी पड़ती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफ्राफाइलम वर्टिब्रेटा की। इसमें ऑस्ट्रेकोडर्म्स और लैम्प्रेज और गुनेथोस्टोम फिशेस आती हैं। मैंने आपको जैसे बताया था कि जो 5th एडिशन की क्लासिफिकेशन है, उसमें हमारे पास हम 2 तरह से इनको डिवाइड करते हैं फिश को। एक
एगनेथन्स और दूसरा है गनेथोस्टॉर्म्स। जो एगनेथन्स हैं ये जॉलेस फिशेस हैं और गनेथोस्टॉर्म्स जो हैं ये जॉड फिशेस हैं। और ये जो गनेथोस्टॉर्म्स हैं इसी में हम लोग प्लेस कर रहे हैं साथ स्ट्रेकोडर्म्स को और लैम्प्रेस को, ऑल्दो दे आर जॉलेस फिशेस बट दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर सिमिलर टू गनेथोस्टॉर्म्स। इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है। अब वर्टिब्रेट्स जो हैं इनके अंदर वर्टिब्री है जो कि नोटोकॉर्ड को सराउंड कर रही है, नर्व कॉर्ड को सराउंड कर रही है। नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है नर्व कॉर्ड को। और जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है ये मेन प्राइमरी एक्सियल सपोर्ट है, बॉडी के मेन एक्सिस को सपोर्ट कर रहा है। आजकल जो वर्टिब्रेट्स हैं हमारे पास इनको हम लोग प्लेस कर रहे हैं ग्नेथोस्टोमेटा में भी। ग्नेथोस्टोमेटा ये वो फिश हैं जो कि जॉड फिशेस हैं जिनके अंदर जॉज भी हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस भी हैं। और इसी के अंदर टेट्रापॉड्स भी आते हैं क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि सार्कोप्टेरिजियाई जो ग्रुप है इसमें हमारे पास इसी से इवॉल्व हुए थे हमारे टेट्रापॉड्स। तो जॉलेस फिशेस जो हैं स्ट्रेकोडर्म्स वर वेरी रेयर अर्ली एंड सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। और एक तीसरा ग्रुप जो है लैम्प्रेस, ये भी जॉलेस हैं। और ये दोनों जो लैम्प्रेज हैं ये मरीन और फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में मिल सकती हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेकोडर्म्स के बारे में बात करते हैं कि एक तो एक्सटिंक्ट ग्रुप है, एक गनेथन ग्रुप है, इनके अंदर जॉज मौजूद नहीं है। और इनके फॉसिल्स जो हैं ये शो करते हैं कि ये हमारे पास, इनको हम लोग कहते हैं कि वाटर स्कॉर्पियंस के ऊपर फीड करते थे। और वाटर स्कॉर्पियंस जो हैं इनके साथ स्ट्रेकोडर्म्स के फॉसिल्स मिलते हैं। और स्ट्रेकोडर्म्स जो हैं ये स्लगिश टाइप हैं, इतना फास्ट मूविंग नहीं है। और क्योंकि इतना फास्ट मूविंग नहीं थे इस वजह से हमारे पास प्रीडेटर से बचने के लिए इनके पास एक ही जो वे था और वो था इनका बोनी आर्मर जो इनको बचा रहा था प्रीडेटर से डिफेंस के तौर पे। अब स्ट्रेकोडर्म्स जो हैं ये बॉटम डिवेलर्स थे, साइज इनका तकरीबन 15 सेंटीमीटर है। और हमारे पास ज़्यादातर जो है फिल्टर फीडर्स थे और हमारे पास ये सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे होते थे, या छोटे जो एनालिड्स वगैरह हैं या छोटे एनिमल्स जो कि इनको मड से मिलते थे उनके ऊपर फीड कर रहे थे। और कुछ स्ट्रेकोडर्म्स जो हैं इन्होंने बोनी प्लेट्स को जो इनका आर्मर का काम कर रही थी, जो माउथ के नजदीक थी, इनको यूज करते थे ये जॉज की फॉर्म में, ताकि ये तोड़ सकें जो गैस्ट्रोपॉड्स वगैरह के शेल और एक्सोस्केलेटन्स जो हैं आर्थ्रोपोड्स के, उनको भी तोड़ के उनके अंदर से जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये खा सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रुप लैम्प्रेस का। लैम्प्रेस को हम प्लेस करते हैं क्लास पेट्रोमिजोडोंटिडा में, मिजोंटिडा में, पेट्रोमिजोंटिडा में। और पेट्रोमिजोंटिडा जो है इसमें हमारे पास शक्कर लाइक जो टीथ हैं इसके, ये कॉमनली मिलते हैं हमें फ्रेश वाटर में और मरीन हैबिटेट्स में भी, ठीक है। और ज़्यादातर लैम्प्रेस जो हैं ये दूसरे फिशेस पे फीड करती हैं और फिल्टर फीडर्स भी हैं। और फिल्टर फीडर्स इनकी लार्वल फॉर्म है। अडल्ट जो हैं ये प्रीडेटर हैं या पैरासाइट आप कह सकते हैं कि पैरासाइट हैं दूसरे फिश के और उनसे ब्लड सकिंग करती हैं। इनका सकर लाइक माउथ है और सकर लाइक माउथ के इर्द गिर्द जो हैं वो लिप्स हैं जो कि हमारे पास इनको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। और बहुत सारे इनके एपिडर्मल टीथ हैं, एपिडर्मल इन ओरिजिन है, मींस के एपिडर्मिस से ओरिजिनेट कर रहे हैं। और हमारे पास इनकी जो टंग है वो रेस्पिंग टंग बन जाती है, जिस तरह से आपने कभी स्नेल के बारे में पढ़ा होगा कि इनकी रेस्पिंग टंग है जो कि हमारे पास वो लीव्स को ये खुरेद के ले आती है, खींच के ले आती है अपने साथ, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही इनकी टंग जो है वो हमारे पास ये स्केल्स को उतारने के लिए हेल्प करती है। और इनके पास सलेवरी ग्लैंड्स भी हैं स्पेसिफिक जो कि एंटीकोगुलेंट सेक्रीट करती हैं। जब ये ब्लड सकिंग करती हैं तो ये एंटीकोगुलेंट जो है कंटिन्यूस फ्लो बनाए रखता है इनके प्रे के ब्लड का। और कुछ लैम्प्रेस जो हैं ये प्रीडेटरी नहीं है, जैसे कि हमारे पास लैम्पटेरा जो हमारे पास इनकी जेनस है जिनको हम ब्रूक लैम्प्रेस कहते हैं। इनकी लार्वल स्टेजेस जो हैं वो 3 साल तक करीबन रहती हैं। और 3 साल के बाद जब ये अडल्ट बन जाती हैं तो हमारे पास ये फीड नहीं करते बल्कि डायरेक्टली रिप्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल है इनका मेटामॉर्फोसिस के बाद।
अब हमारे पास एडल्ट सी लैम्प्रेस जो हैं वो हमारे पास उसने बता दिया, सी लैम्प्रेस की स्पीशीज बताई है, ठीक है, पेट्रोमीजोन मैरिनस, ठीक है। ये हमारे पास ओशंस में और बड़ी लेक्स में रहती हैं। जब हमारे पास इनकी लाइव्स खत्म होने वाली होती हैं तो हमारे पास माइग्रेट करती हैं, जो स्पॉनिंग फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स हैं वहां तक, ठीक है ना। आमतौर पे अक्सर फिश के अंदर ये बिहेवियर है, सालमन्स के अंदर ये बिहेवियर है, और इनके अंदर भी, लैम्प्रेस के अंदर भी है कि ये हमारे पास मूव करती हैं फ्रॉम सी वाटर टू द फ्रेश वाटर। और असल में ये उन्हीं स्पेसिफिकली इनके अंदर कुछ इंटरनल क्लॉक और इनके अंदर एक इंटरनल टाइप का सिस्टम लगा हुआ है जो इनको गाइड करता है कि ये कहाँ पे पैदा हुई थी, ठीक है ना। और ये जिन लेक्स में ये खुद पैदा हुई होती हैं उन्हीं लेक्स की तरफ ट्रेवल करती हैं, इनके बिहेवियर का हिस्सा है ये। और ये जाती हैं उस लेक में या उस स्ट्रीम में, और वहां पे जाके ये स्पॉनिंग करती हैं, एग ले करती हैं और फिर मर जाती हैं, ठीक है ना। और हमारे पास ये शैलो वाटर्स में जाती हैं जहाँ पे नेस्ट बनाती हैं छोटे डिप्रेशंस में, ठीक है ना, और वहां पे जाके एग ले करती हैं। जब नेस्ट प्रिपेयर हो जाता है तो फीमेल जो है ये खुद को एक स्टोन के साथ अटैच करती है, मेल जो है उसके माउथ के थ्रू फीमेल की बॉडी के साथ अटैच होता है और खुद को बाद में रैप कर रहता है उसकी बॉडी के इर्द गिर्द। और बाद में हमारे पास जो एग्स और स्पर्म है वो फ्रेश वाटर में उनको रिलीज किया जाता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है वो स्टिकी एंड्स जो हैं उनको सैंड से कवर कर दिया जाता है। बाद में एग्स जो हैं ये 3 वीक में तकरीबन हैच होते हैं, और हैच होने के बाद जो लार्वल फॉर्म है इसकी, लार्वे को हम कहते हैं एमोसीट लार्वा, ठीक है। और जो हमारे पास ये ड्रिफ्ट करता रहता है सॉफ्टर सबस्ट्रेट्स में जहाँ पे खुद को बरी कर लेता है टेम्परेरली, जब तक ये लार्वल फॉर्म है, ठीक है। ये फिल्टर फीडिंग करता है और ये देखने में किसकी तरह से होता है, एम्फियोक्सस की तरह से होता है, ठीक है। और एमोसिट लार्वा जो है 7 मिलीमीटर तक इसका साइज होता है, और 3 से 7 साल तक उसी फॉर्म में रहता है। और बाद में लेटर डेवलपमेंटल स्टेजेस में ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास एडल्ट के अंदर, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ने कहा है कि ये शक्कर लाइक इसका माउथ बन जाता है और टीथ, और हमारे पास जो फीजिंग मस्कुलेचर डेवलप हो जाता है, और फिर ये हमारे पास ये मड को छोड़ देता है और हमारे पास एज अ प्रेडेटर अपनी लाइफ शुरू कर लेता है, ठीक है। और हमारे पास पहले एक ही दफा ये आते हैं अपने उन जो स्पॉनिंग ग्राउंड्स की तरफ, उन फ्रेश वाटर लेक्स की तरफ जहाँ पे ये पैदा हुए थे, और वहां पे आके एग ले करने के बाद मर जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पास सुपर क्लास गिनेसिस्टोमेटा की, जिसको हम वर्टिब्रेटा भी कह रहे हैं, जॉर्ड वर्टिब्रेट्स हैं ये। असल में इसके अंदर 2 ग्रुप्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे, बल्कि 3 क्लासेस हैं इसके अंदर। एक है कॉन्ट्रिक्थीज, एक है हमारे पास एक्टिनोप्टेर्जियाई, और दूसरा है हमारे पास सार्कोप्टेर्जियाई। तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जब मैंने आपको बताया था कि जो ओल्ड क्लासिफिकेशन स्कीम थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो गिनेसिस्टोमेटा था इसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे थे। वो कौन कौन सी क्लासिफिकेशन थी, उसमें हम लोग इसको कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज में डिवाइड कर रहे थे। एक थी हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस और एक थी हमारे पास बोने फिशेस, ठीक है। कार्टिलेजिनस वाली कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज जो थी वो बोने फिशेस, ठीक है। तो अब जॉर्ड वर्टिब्रेट्स जो हैं इसमें हम लोगों ने जो इनकी सार्कोप्टेर्जियाई और एक्टिनोप्टेर्जियाई जो हैं वो सब क्लासेस थी जिनको हमने इनहेंस करके क्लास का लेवल दे दिया है। उसकी रीजन ये थी कि हमारे पास सार्कोप्टेर्जियाई जो थी, इन्हीं से आगे हमारे पास जो हैं वो टेट्रापॉड्स आ रहे थे। और सार्कोप्टेर्जियाई जो है वो इटसेल्फ क्या है कि एक ये पैराफाइलेटिक ग्रुप था, और इस वजह से हम लोगों ने इसको दोबारा से इसकी क्लासिफिकेशन रिवाइज किया, ठीक है ना, ताकि हम लोग जो अगले टेट्रापॉड्स हैं उनको इनके साथ प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो जो वर्टिब्रेट्स हैं ये हमारे पास इंटीरियर पेयर जो था फ्रिंजेस स्लिट्स का, उससे समझा जाता है कि इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। और जो कि स्केलेटल सपोर्ट थी असल में फ्रिंजेस स्लिट्स का। और ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट था इसने हमारे पास ज्यादा एफिशिएंट गिल वेंटिलेशन कर दी, और हमारे पास ज्यादा वैरायटी का फूड कैप्चर कर सकते थे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिश जो थी ज्यादा वैरायटी का फूड कैप्चर कर सकती थी। इसके अलावा पेयर अपेंडेजेस जो थी ये काफी हेल्पफुल थे इनकी जो मूवमेंट ज्यादा स्विफ्ट बनाने में, ठीक है। और वैसे तो अगर देखा जाए तो इसका जो ओरिजिन था बोन्स का और हमारे पास पेयर्ड अपेंडेजेस का, इसके बारे में काफी लंबे अरसे तक डिबेट चलती रही। और इसमें ये कहा जा रहा है कि अब तक ये डिबेट जो है अनरिजॉल्व है,
ठीक है। और इन द पेयर्ड अपेंडेजेस फिश मस्ट हैव बीन रिलेटिवली स्लगिश बॉटम डिवेलर्स, ठीक है ना। और जब तक पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं थे, फिश जो है ये समझा जाता है कि स्लगिश होंगे और बॉटम डिवेलर्स होंगे। और इंक्रीज्ड एक्टिविटी जो थी विदाउट पेयर्ड अपेंडेज वुड हैव लेड टू इंस्टेबिलिटी। और अगर हमारे पास पेयर्ड अपेंडेजेस के बगैर इनकी जो एक्टिविटी ज्यादा होती तो हमारे पास वो इंस्टेबिलिटी कॉज हो जानी थी। तो उसने कहा कि बहुत सारे अभी तक इसके बारे में डिबेट चल रही है कि जब तक पेयर्ड अपेंडेजेस डेवलप नहीं हुए थे तब तक फिर फिश या तो स्लगिश रही है, ठीक है। और अगर ये स्लगिश नहीं थी, एक्टिव थी, तो हमारे पास इसने अनस्टेबिलिटी कुछ कॉज की होगी, इनकी मूवमेंट में प्रॉब्लम्स कॉज की होंगी। अब उसने कहा कि पेयर्ड अपेंडेजेस जो हैं ये हमारे पास लोकोमोशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे होंगे, कि हमारे पास लोकोमोशन ज्यादा इसने बेहतर कर दी। दे कैन बी यूज टू कंट्रोल द tilt or pitch of the swimming fish and can be used in literal steering, ठीक है ना। तो हमारे पास जो लिटरली डायरेक्शन में इन्होंने डायरेक्शन चेंज करनी है अपनी, जो स्टेयर करके बेंड करना है, उसमें ये हेल्प कर सकते हैं। कौन? जो हमारे पास इसके पेयर्ड अपेंडेजेस है। और हमारे पास जो इनके पेक्टोरल फिन्स हैं, इनको आमतौर पे ये हेड के बैक पे मौजूद होते हैं। और पैल्विक फिन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? वेंट्रल पोजीशन पे होते हैं, थोड़ा सा पोस्टीरियर डायरेक्शन, पोस्टीरियरली, ठीक है। अब मॉडर्न बोनीफिशेस जो हैं इनमें पैल्विक फिन्स जो हैं ये जस्ट बिहाइंड द पेक्टोरल फिन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और जॉज और पेयर्ड अपेंडेजेस जो हैं इन्होंने रेवोल्यूशनराइज कर दिया है जो फिश की लाइफ को, ठीक है। और बोथ कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेडेटरी लाइफस्टाइल ऑफ मैनी फिशेस। तो क्योंकि इन दोनों की प्रेजेंस से, एक तो जॉज जो कि चीजों को कैप्चर करने में हेल्प कर रहे हैं, और पेयर्ड अपेंडेजेस जो कि इनको स्विफ्टली मूव करने में हेल्प कर रहे हैं वाटर के अंदर, इन दोनों ने इनके लाइफस्टाइल को बेहतर कर दिया है एज अ प्रेडेटर, ठीक है। और हमारे पास एबिलिटी टू फीड एफिशिएंटली अलाउड फिशेस टू प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग एंड एक्सप्लॉइट न्यू हैबिटेट। तो जब ये फीड ज्यादा बेहतर कर पाएंगी तो हमारे पास ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, और नई हैबिटेट्स जो हैं उनको भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं, उन तक भी जा सकते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से इनकी जो आप ये कह सकते हैं डाइवर्सिटी भी इंक्रीज हुई, वैरायटी भी इंक्रीज हुई, और एवोल्यूशन भी ज्यादा बेहतर हो गया, ठीक है। These new habitats in turn fostered the adaptive radiation of fishes, ठीक है। adaptive radiation इनके वो ये एक टाइप से बहुत सारी मल्टीपल टाइप्स का बनना। The result of this adaptive radiation are described in this term को भी हम डिस्कस करेंगे। Three classes of Gnathostomes still have living members, the cartilaginous fishes जिनको हम कह रहे हैं chondrichthyes, और दो ग्रुप्स हैं bony fishes, Actinopterygii और Sarcopterygii। एक और जो हमारे पास आर्मर्ड फिशेस की टाइप है जिसको प्लेकोडर्म्स कहते हैं, ये अर्लीस्ट जॉर्ज फिशेस थी, और ये अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और इनके कोई डिसेंडेंट्स भी नहीं हैं। और एक फोर्थ ग्रुप जो है, ठीक है, एंशियंट फिशेस का वो थे एक नेथोडियंस, ठीक है। और ये भी हमारे पास जो मौजूदा बोनी फिशेस हैं उनके साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। बाकी हम इसको क्लास कॉन्ट्रैक्ट थी, इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं।